नमस्कार बच्चों, मैं हूँ आपके हिंदी विषय की हमसफ़र सुनीता। आशा करती हूँ आपको नया रास्ता का पहला, दूसरा और तीसरा अध्याय ज़रूर पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक नहीं देखा होगा तो पहले उन वीडियो को देख ले ताकि अगला अध्याय समझने में आपको आसानी हो। अध्याय समाप्त होने पर सभी अध्याय से जुड़ी महत्वपूर्ण नोट्स आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं। तो चलो बच्चों, आज हम नया रास्ता उपन्यास का अध्याय 4 सीखने जा रहे हैं। सुबह के लगभग 11 बजे होंगे। पोस्टमैन के आने का समय हो रहा था। घर में सबको इंतज़ार था पत्र का, उस पत्र का जिसमें मीनू के रिश्ते की हाँ या ना होनी थी। आशा, रोहित, माँ, पिताजी सब अपनी अपनी बात करने में व्यस्त थे। सभी पोस्टमैन का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरठ वालों का आज पत्र आने वाला था और वह पत्र तो पोस्टमैन ही लेके आएगा। इसलिए सभी पोस्टमैन का इंतज़ार कर रहे थे और घर में सभी बातें कर रहे थे। पता नहीं पत्र में क्या होगा क्या नहीं, यही सब सोच रहे थे। माताजी को इस बात का शक था कि शायद उन्हें रिश्ता मंजूर नहीं है, इसलिए उन्होंने पत्र नहीं लिखा। अब माँ को क्या लगता है, देखो कितने दिन हो गए अभी तक तो पत्र आया नहीं है। तो माँ को लग रहा है शायद उन्हें मीनू पसंद ही नहीं आई होगी, इसलिए तो उन्होंने जवाब नहीं भेजा है अभी तक। तब पिताजी कहते हैं, अरे भाई, यहाँ से वह मेरठ पहुँचे होंगे, घर गए होंगे, सलाह करेंगे और फिर पत्र लिखेंगे। फिर डाक भी तो गड़बड़ हो जाती है। देखो अब पिताजी क्या कहते हैं, अरे नहीं ऐसा नहीं है, मेरठ वाले मीनू को देख के गए हैं, वो घर जाएंगे, सोचेंगे, आपस में बातें करेंगे और फिर वह सलाह लेकर पत्र लिखेंगे। और शायद उन्होंने पत्र लिखा भी होगा, किंतु कभी कभी डाक में भी तो गड़बड़ी हो जाती है। मीनू अपने कमरे में बैठी सबकी बातें सुन रही थी। उसके हृदय की धड़कन तीव्र होती जा रही थी। उसे अतीत की स्मृति हो आई। पहले भी कई बार देखकर उसे नापसंद कर दिया था। इसे इतनी घबराहट तब भी नहीं हुई थी जब उसका परीक्षा फल निकलता था, पर आज यह घबराहट कैसे? अभी सभी तो आपस में बातें करने में व्यस्त है, तभी मीनू वहाँ नहीं है। मीनू अलग कमरे में है, किंतु वह सबकी बातें सुन रही है और वह बातें सुन रही है इसी कारण वह माँ की बात, पिताजी की बात, दोनों की चर्चा सुनने के बाद उसे और भी उसकी हृदय की धड़कन तीव्र होती जा रही है और उसे जो पहले घटी हुई घटनाएं हैं वह याद आने लगती है। उसे लगता है अरे इसके पहले भी तो कई लड़के उसे देख के गए थे और ना कह के चले गए थे। तो उसे तो इतनी घबराहट तो पहले कभी नहीं हुई थी। जब उसका परीक्षा फल निकलता था तब भी वह नहीं डरती थी, किंतु पता नहीं आज उसे बहुत घबराहट हो रही है। वह स्वयं यानी खुद को वह स्वयं ही नहीं समझ पा रही थी कि उसे क्या हो गया है। तभी पोस्टमैन की आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा शायद अमित के यहाँ से पत्र आया है। यह कल्पना कर उसके हृदय की धड़कन और अधिक तीव्र हो गई। वह सोच ही रही थी कि क्या हो रहा है मेरे साथ। इसके पहले तो मैं कभी इतना घबराती नहीं थी, पता नहीं आज क्या हो रहा है मुझे। बस ये सोच ही रही थी कि तभी पोस्टमैन की आवाज़ उसे सुनाई दी और वह पत्र अमित ने ले लिया, ऐसा उसे लग रहा था। और बात भी तो सही थी, जब आपके साथ पहले भी कभी बुरा हादसा हुआ होता है तो दूसरी बार भी ऐसा ही लगता है कि शायद इस बार भी ऐसा ही हो। मीनू का भी वैसा ही हुआ था। पढ़ाई के परीक्षा फल में वह हमेशा प्रथम आती थी, परंतु इस परीक्षा में वह समझ ही नहीं पा रही थी कि वह पास भी हो सकती है या नहीं। देखो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तो पढ़ाई को लेकर डरते हैं कि परीक्षा का परिणाम क्या आएगा, पास होगे भी या नहीं। लेकिन मीनू के बारे में पूरा उल्टा है। वह परीक्षा के फल को तो बिल्कुल नहीं डरती है।
वो तब कभी नहीं सोचती कि वह पास होगी या असफल होगी, क्योंकि उसे पता रहता है कि वह पास ही होगी, क्योंकि वह बहुत ही बुद्धिशाली लड़की है। किंतु जब भी शादी को देखने के लिए लड़का आता है और वह उसे कुछ सवाल पूछता है, इस समय को वह परीक्षा का समय भी कहती है। इस परीक्षा में वो लेकिन हमेशा पहले असफल ही होती आ रही है, इसलिए उसे अभी भी पता नहीं चल रहा है कि वह पास भी होगी या असफल होगी। इसका मतलब है मेरठ वालों का जवाब हाँ है या ना है, पता नहीं उसे। तभी उसे रोहित की आवाज़ सुनाई दी, जो कि जोर जोर से बोल रहा था कि मेरठ से पत्र आया है। पिताजी ने पत्र पढ़ा, एक एक करके सबने पत्र पढ़ा, परंतु पढ़ने के बाद सबके चेहरों पर उदासी छा गई। तभी रोहित की आवाज़ सुनाई दी थी कि देखो माताजी, पिताजी, पत्र आ गया है। सभी एक एक करके पत्र पढ़ने लगे, लेकिन पत्र पढ़ने के बाद सबके चेहरों पर उदासी छा गई। सब नाराज हो गए, एकदम चुपचाप बैठ गए। घर में मौन सा छा जाने से मीनू समझ गई कि यहाँ से भी वह नापसंद कर दी गई है। मौन यानी सन्नाटा, शांति। घर में इतनी शांति, कोई आवाज़ नहीं कर रहा है, तो मीनू समझ गई कि पत्र में ना का जवाब है। यह कल्पना कर उसका दिल रो पड़ा और यह सोचते ही वह अंदर ही अंदर रोने लगी। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि उसमें क्या कमी है। कुरूप तो नहीं है वह, कुरूप यानी इतनी भी तो बुरी नहीं है वो दिखने में, फिर सभी उसे ना क्यों करते हैं, बस यही वह समझ नहीं पा रही थी। उसके अंदर एक हीन भावना घर कर गई। हीन भावना यानी खुद को कम समझना। उसे लगने लगा कि वह बाकी लड़कियों की तरह बिल्कुल सुंदर नहीं है, शायद वह विवाह के ही योग्य नहीं है। अब तो वह यह सोचने लगी कि वह शायद शादी के ही योग्य नहीं है। यह सोचकर उसने निश्चय किया कि वह विवाह नहीं करेगी। बस उसने ठान ली कि अब तो वह शादी नहीं करेगी। एक ठंडी सी आह भरकर वह तकिए में मुंह छिपाकर लेट गई। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ठंडी सी आह का क्या मतलब है? ठंडी सी आह यानी जब हम बहुत परेशान होते हैं तब हम रह रह कर जोर जोर से ठंडी सांस लेने लगते हैं, उसे कहते हैं ठंडी आह भरना। मीनू ने एक ठंडी आह भरकर तकिए में मुंह छिपाकर लेट गई। बाहर कमरे में माताजी व पिताजी बातें कर रहे थे। मीनू तो अंदर के कमरे में थी, तो बाहर कौन था? माताजी और पिताजी दोनों ही बातें कर रहे थे। उन्हें तो यह समझ में नहीं आ रहा था कि उन्होंने आशा का हाथ क्यों मांगा। माँ बोली, मैंने उसी दिन आशा से कहा था कि तू अंदर कमरे में नहीं जाना जहाँ लड़के वाले बैठे होंगे, पर उसने कहाँ सुनी, पहुँच गई वहीं पर। देखो अब यह क्या हुआ है। माताजी का यह कहना है कि यदि उस दिन मीनू को देखने लड़के आए थे, उनके सामने यदि आशा नहीं जाती तो शायद लड़के वालों को आशा पसंद नहीं आती, और आशा नहीं पसंद आती तो वह मीनू को पसंद कर लेते, ऐसा माँ को लगता है। और क्यों लग रहा है? बात भी तो सही है, क्योंकि आशा मीनू से ज़्यादा सुंदर है दिखने में। और माँ को याद आ रहा था कि देखो इसीलिए तो मैंने आशा को डांटा था कि बाहर मत जा तू। इसका मतलब यह है बच्चों कि पत्र में मीनू के बजाय आशा के लिए शादी का प्रस्ताव रखा है। कुछ देर रुककर देख लिया ना तुमने उसका नतीजा, कहकर माँ ने ठंडी आह भरी। माँ कोस रही है। माँ कह रही है, आप तो मेरी कोई बात सुनते नहीं। उस दिन यदि आशा कमरे से बाहर नहीं आती लड़कों वालों के सामने तो वह आशा को पसंद नहीं करते। लेकिन पिताजी कहते, पर मीनू की माँ,
आशा तो अभी छोटी है, इंटर की परीक्षा ही तो दे रही है। फिर जब बड़ी बेटी मीनू घर में बैठी हो तो इस तरह हम उसकी शादी नहीं करेंगे। फिर पिताजी भी माँ को कहते हैं, अरे तुम इतना चिड़चिड़ापन मत करो, क्यों उस आशा को कोस रही हो, वो तो कितनी छोटी है। चलो मान लिया कि मेरठ वालों ने मीनू के बजाय आशा का शादी के लिए प्रस्ताव रखा है, किंतु हम थोड़ी ना हाँ करेंगे। अभी तो हमारी आशा छोटी है, वह इंटर की परीक्षा ही तो दे रही है। इंटर की परीक्षा ने 10वीं के बाद जब हम 11वीं 12वीं करते हैं उसे कहते हैं इंटर की परीक्षा। और फिर हमारी बड़ी बेटी घर में बैठी है तो उसके होते हुए हम छोटी की शादी थोड़ी करेंगे। तुम उदास मत हो मीनू की माँ। बेचारी मीनू, वह तो वैसे ही उदास रहती है, क्या बीतेगी उसके दिल पर जब वह यह सब बात सुनेगी। माँ ने परेशान होकर कहा, देखो माँ आशा पे चिड़चिड़ापन नहीं कर रही है, किंतु उसे मीनू की बहुत फिक्र हो रही है, क्योंकि मीनू को इससे पहले भी कई रिश्तों ने ठुकराया था। उन्होंने शादी के लिए ना कही थी, इसलिए माँ को लगता है बेचारी मीनू, वह तो वैसे ही उदास रहती है, और जब वह यह बात सुनेगी तो उसे कितनी तकलीफ होगी। लेकिन मीनू तो कमरे के अंदर से सब बात सुन रही थी, लेकिन माँ को लगा कि मीनू यह बात नहीं सुन रही है। हमारी बेटी ने क्या कसूर किया है जिसका फल भगवान उसे दे रहा है। पढ़ी लिखी है, एमए पास है, फिर हमेशा ही प्रथम श्रेणी में पास होती है, और जहाँ तक खूबसूरती की बात है, बहुत सुंदर तो नहीं लेकिन दिखने में तो अच्छी है। यह कहकर पिताजी कुछ उदास से हो जाते हैं। माताजी के कहने के बाद पिताजी कहते कि हमारी बेटी का क्या कसूर है। बेटी का कसूर यानी क्या अपराध है, क्या किया है बेचारे मीनू ने जिसका भगवान उसे ऐसा फल दे रहा है। देखो ना, हमारी मीनू तो कितनी पढ़ी लिखी है, एमए भी पास है, और सिर्फ पास नहीं प्रथम श्रेणी से पास हुई है। और खूबसूरती के बारे में कहे तो पता है कि वह ज़्यादा सुंदर नहीं है, लेकिन फिर भी वह दिखने में कितनी सुंदर है, ऐसा पिताजी सोचते हैं और उदास हो जाते हैं। यह सब बातें मीनू अंदर के कमरे में बैठकर सुन रही है। अपने अंदर साहस एकत्र कर वह पलंग से उठ खड़ी हुई। अब देखो बच्चों, माता पिता को लगता है कि अरे मीनू तो अंदर जाके सो गई है, इसलिए वो बातें कर रहे हैं, किंतु मीनू तो कमरे में सब सुन रही है। वह उदास हो गई है, परेशान हो गई है, बड़ी दुखी हो गई है, किंतु फिर भी वह साहस एकत्र यानी एकजुट करके बाहर निकलती है, खड़ी होती है। वह दिल ही दिल में निर्णय कर चुकी थी कि अब वह शादी नहीं करेगी। उसने साहस किया, साहस करके वह उठी। उसने सोच लिया कि अब वह शादी नहीं करेगी, ऐसा उसने मन ही मन ठान लिया। उसके हृदय में जो अंतर्द्वंद चल रहा था कि वह जो निर्णय ले रही है वह उचित भी है या नहीं, वह अंदर ही अंदर मन में सोच रही थी, मैं तो शादी का निर्णय ले रही हूँ कि मैं कभी शादी नहीं करूँगी, किंतु यह सही है या नहीं, वह भी नहीं सोच पा रही थी। और अंत में उसने निर्णय ले लिया जो उसको उचित लगा, और वह निर्णय लेकर वह कमरे से बाहर निकली। पिताजी व माताजी को उदास चेहरे को देखकर उसकी आंखें दुख से बोझल हो गई थी। बोझल यानी भारी, इसे रोना नहीं कह सकते, लेकिन सामने अपने माता पिता को उदास देखकर जो हमारे आँख में आंसू भर आते हैं उसे कहते हैं आंखें दुख से बोझिल हो गए। वह उनके दुख को भली भांति समझती, भली भांति यानी अच्छी तरह समझती थी। कितनी अभागिन थी वह, जिसके कारण उसके माता पिता इतने परेशान थे। देखो यहाँ मीनू अपने आप को कोस रही है, उसको बुरा लग रहा है कि मेरे कारण मेरे माता पिता को कितना अपमान सहना पड़ रहा है, सबकी ना सुननी पड़ रही है, और ना होने के कारण
माता पिता सोच में डूब जाते हैं और ये हमेशा हो रहा है। हमेशा लड़के वाले उसे ना कहते हैं, फिर से माता पिता दुखी हो जाते हैं और उनका दुख देखकर मीनू दुखी हो जाती है। इसलिए वो खुद को अभागिन कहती है। अभागिन यानी उसे लगता है कि उसके कारण ही घर में सभी को तकलीफ हो रही है और उसी के कारण उसके माता पिता भी परेशान होते हैं। मीनू ने अपने अंदर साहस एकत्र किया और पिताजी से बोली, पिताजी आप मेरी चिंता न करें, आशा की शादी वहाँ कर दे। मेरे कारण आप उसकी ज़िंदगी क्यों खराब कर रहे? तो देखो मीनू ऐसा क्यों कह रही है? मीनू ऐसा इसलिए कह रही है कि उसे पता है कि पहले जो हुआ था वही आगे भी होता रहेगा। वह हमेशा की तरह लड़के वाले उसे देखने आएंगे, ना कहेंगे, फिर से माता पिता परेशान होंगे और उन्हें परेशान देख के मीनू भी परेशान होगी। इसलिए उसने अब निर्णय लिया है कि वह शादी नहीं करेगी और पिताजी से कहती है, देखो पिताजी आप मेरी चिंता करना छोड़ दो। मेरठ वालों ने शादी के लिए आशा का प्रस्ताव रखा है ना, तो चलो आशा की शादी कर दो। आप मेरे कारण उसकी ज़िंदगी क्यों खराब कर रहे हो? वह कहते मेरी ना सही, उसकी तो शादी हो जाएगी। नहीं बेटी, यह सब हमें अच्छा नहीं लगेगा। बेटी तुम्हारी मनस्थिति को हम भली भांति समझते हैं। मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा वर देखूंगा। यह कहकर पिताजी उसे सांत्वना देने का प्रयास किया। अब क्या हुआ, जब मीनू कहती है कि मेरी शादी की बातें अब छोड़ दो, कुछ मत बोलो क्योंकि मैं तो शादी नहीं करूँगी, इसलिए आप आशा की शादी कर दो। तब पिताजी कहते हैं नहीं बेटी, ऐसा करना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हमें सब पता है तुम्हारी मनस्थिति कैसी है अब, और हम अच्छी तरह समझते भी हैं तुम पे क्या बीतती होगी। लेकिन मेरी बच्ची तुम डरो मत, तुम दुखी मत हो, तुम उदास मत हो। पिताजी कहते हैं मैं तुम्हारे लिए इससे अच्छा भी लड़का देखूंगा। यह कहकर पिताजी उसे सांत्वना देते हैं। सांत्वना देना यानी उसको आधार देते, उसमें नई उमंग लाने का प्रयास करते। प्रयास यानी प्रयत्न करते हैं। पिताजी आप इतने परेशान न हो, मैं अपनी चिंता अपने आप कर लूँगी, आप बस आशा की शादी कर दीजिए। फिर मीनू भी पिताजी को कहते, पिताजी देखो आपको यदि लग रहा होगा कि मैं बहुत दुखी हूँ, उदास हूँ, परेशान हूँ, तो ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। आप ना मेरी चिंता मत करो, आप आशा की शादी कर दीजिए बस। पर इस तरह से जब बड़ी बहन की शादी न हो और छोटी की कर दे तो क्या कहेगा समाज हमें? यही ना कि बड़ी बेटी अभी घर में बैठी है और छोटी की शादी कर दी। पिताजी कुछ तेज स्वर में बोले, तेज स्वर में यानी थोड़ा आवाज़ बढ़ाया, गुस्से में बोले। थोड़े गुस्से में पिताजी इसलिए बोले क्योंकि मीनू कहती है कि बस आप बार बार कर रहे हैं कि मैं परेशान हूँ, दुखी हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। जाओ आप आशा की शादी कर दो। ये बात पिताजी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तब पिताजी थोड़े तेज स्वर में बोलते हैं, अरे ऐसा थोड़ी ना होता है कि बड़ी बहन के रहते हुए छोटी की शादी कर दे, और समाज क्या कहेगा? अभी बड़ी बेटी घर में बैठी है और छोटी की शादी कर दे, और तुम क्या बोली जा रही हो कि छोटी की शादी कर दो, आशा की शादी कर दो। तब मीनू कहती है आप समाज की इतनी चिंता करते हैं? क्या करता है ये समाज हमारे लिए? यह समाज ही हमें इस तरह की परिस्थिति के लिए विवश करता है। आप समाज की चिंता न करते हुए आशा की शादी कर दीजिए। आज तो मीनू ने बहुत साहस करके बातें करना शुरू कर दिया था। वह कहती है कि आप समाज के बारे में चिंता करने लगे। समाज यानी हमारे जो आजू बाजू में रहते हैं लोग, रिश्तेदार, सभी को समाज कहते हैं। आप समाज की चिंता क्यों करते? और ये समाज की आप चिंता करते, किंतु यह समाज कभी हमारे बारे में सोचता है? यही समाज है जो यह परिस्थिति निर्माण करता है और हमें मजबूर कर देता है ऐसे निर्णय लेने के लिए।
आप समाज की चिंता करना छोड़ दीजिए पिताजी, और आप आशा की शादी कर दीजिए। तभी पास बैठी माँ बोल पड़ी। माँ बोलती, बेटी हमारे यहाँ इस तरह का रिवाज नहीं है कि बड़ी बेटी के घर में रहते हुए छोटी की शादी हो। फिर माँ भी बोल पड़ती है कि अरे बेटी, रिवाज रिवाज यानी परंपरा, हमारी यहाँ की ये परंपरा नहीं है कि बड़ी बेटी बिना शादी के घर में है और छोटी की शादी कर दे। तब मीनू माँ को भी समझाती है, माँ आप मेरी शादी की चिंता ना करें, आप क्यों मेरी शादी की चिंता करती हो? और मैंने तो निश्चय कर लिया है कि मैं शादी नहीं करूँगी। अब तो अब मेरी शादी की चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि मैंने तो निर्णय ले लिया है कि अब मैं शादी नहीं करूँगी। मैं अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती हूँ, जिससे मैं बोझ न बन सकूँ। मीनू भरे कंठ से बोली। मीनू ने तो निर्णय ले लिया था कि वह शादी नहीं करेगी, किंतु उसे थोड़ी सी उदासी भी लग रही थी जब वह माँ से बात कर रही थी कि माँ तुम क्यों चिंता करती हो मेरी, मैं तो शादी नहीं करूँगी, मैं और आगे पढ़ूँगी और अपने पैरों पर खड़ा होना यानी किसी पे भी बोझ नहीं बनना। और मीनू को कहीं थोड़ा सा लग रहा था कि वह अपने माँ बाप पर बोझ है, इसलिए वह यह कहती है कि मैं अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती हूँ, जिससे मैं आप पे बोझ ना बन सकूँ। मीनू भरे कंठ से बोली। भरे कंठ से यानी यह वाक्य माँ को बताते हुए उसे बड़ी तकलीफ हो रही थी। बोझ? कैसा बोझ? एक बेटी कभी अपने माता पिता के लिए बोझ होती है? ऐसा कैसे सोच लिया तूने? माँ बोली। माँ को भी थोड़ा बुरा लगा। माँ बोल पड़ी, अरे बोझ? बोझ कैसा बोझ? कभी उनकी बेटी अपने माता पिता के लिए बोझ होती है? और तूने ऐसा सोचा भी कैसे? तब मीनू कहती है, माँ आप तो बुरा मान गई। मेरा कहने का यह अभिप्राय था कि हर लड़की को भी अपने पाँव पर खड़ा होना चाहिए। आज के आधुनिक युग में स्त्री और पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहे हैं। फिर मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। मीनू ने बात संभालने का प्रयास किया। देखो अभी मीनू जब माता पिता को समझा रही थी, तब माता पिता को भी थोड़ा सा गुस्सा आ गया। जब मीनू कहती है कि मैं तुम पे बोझ नहीं बनना चाहती, और ऐसा कहने पर माँ भी उस पर थोड़ा सा चिड़चिड़ापन करने लगते हैं। तब मीनू को पता चल जाता है और फिर वो बात संभालने के लिए कहते, अरे माँ तू तो बुरा मान गई, मैं यह थोड़ी कहना चाहती थी, मैं तो यह कहना चाहती थी कि लड़की अपने पाँव पर खड़ी होना चाहिए, क्योंकि आजकल का ज़माना तो आधुनिक है और हर स्त्री पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। क्योंकि बात भी तो सही है। देखो ऑफिस में कोई भी काम, कचहरी की जगह पे आप जाके देखो, सभी जगह पे स्त्री पुरुष एक साथ काम करते हैं। और फिर मैं तो कितनी पढ़ी लिखी हूँ, तो मैं तो कुछ ना कुछ कर ही लूँगी। ऐसा मीनू ने बात संभालते हुए कहा, क्योंकि उसको पता लगा था कि माता थोड़ी सी चिढ़ गई है। मीनू, अपने पाँव पर खड़े होने में तो कोई बुराई नहीं है, परंतु शादी करना भी आवश्यक है। इतनी लंबी जिंदगी पड़ी है तेरे सामने, फिर हमारी जिंदगी का भी क्या भरोसा है? कौन करेगा दुख सुख में तेरी मदद? अपने पति का और बच्चों का ही तो सहारा होता है, जो वृद्धावस्था में काम आते हैं। तब माँ कहते, मीनू अपने पाँव पर खड़े होना बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, किंतु शादी करना भी उतना ही आवश्यक होता है। और तुम फिर तो, तुम्हारे आगे कितनी बड़ी ज़िंदगी पड़ी है। और रहा बात हमारी ज़िंदगी का, तो हमारी ज़िंदगी का क्या भरोसा? माँ इसलिए कहती कि क्योंकि वह दोनों अब बूढ़े हो चुके हैं। वह कहते हैं कि जब तक हम हैं हम तुम्हें संभालेंगे, किंतु हमारे बाद तुम्हारे दुख सुख में कौन मदद करेगा? अपने पति का और बच्चों का ही तो सहारा होता है, जो वृद्धावस्था में काम आते हैं। आज तो तुम हमारे साथ रहोगी, किंतु आगे जाके यदि हम तुम्हारे साथ नहीं होंगे, तब तुम्हारे साथ कौन होगा? और तब हमारे समाज में शादी इसलिए करते हैं कि जब हम बूढ़े होते तब हमारा पति, हमारे बच्चे, वही हमारा सब सहारा होते। वृद्धावस्था यानी जब हम बूढ़े होते तब वही हमारे
काम आते हैं, ऐसा माँ की सोच है। तब मीनू कहते, पर माँ अभी मैंने शादी का विचार छोड़ दिया है, आप आशा की शादी की बात चलाए। यह कहकर मीनू अंदर कमरे में चली गई। फिर से मीनू कहती है कि देखो माँ, मैंने तो कह दिया कि मैं तो शादी नहीं करूँगी, मैंने शादी का विचार छोड़ दिया है, आप बस आशा की शादी की बात चलाए। और ऐसा कहकर वो अंदर कमरे में चली जाती है। माँ और पिताजी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सिर्फ मीनू के कहने में आकर आशा की शादी कर दे। अब माता पिता तो बड़ी उलझन में फंस गए। वो सोचने लगे क्या करे क्या ना करे, और सिर्फ मीनू कह रहे इसलिए हम आशा की शादी कर दे। बस अभी वे इसी उलझन में फंसे थे। उलझन यानी थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे, क्या करे क्या ना करे। इतने में पिताजी के एक मित्र आ गए। वह उनके घनिष्ठ मित्रों में से थे। घनिष्ठ यानी पक्की यारी। सारी बातें ज्ञात होने पर उन्होंने भी यही सलाह दी कि आशा की शादी कर देनी चाहिए। तो पिताजी भी उनके मित्रों को कल्पना देते कि देखो हमारे घर में क्या हुआ, मीनू कह रही है कि वह शादी नहीं करेगी, आशा के लिए प्रस्ताव आया है तो आशा की शादी कर दो। बस यही सब बातें पिताजी अपने मित्रों को बता रहे। तब मित्र भी कहता है कि हाँ, इसमें क्या बुराई है, तो कर दो ना पहले आशा की शादी, क्योंकि मीनू तो शादी करना नहीं चाहती है। यह सब निर्णय लेने के बाद पिताजी ने निश्चय किया कि एक बार मेरठ अमित के पिताजी से मिलकर आना चाहिए। तब पिताजी को लगता है कि हाँ चलो ठीक है, अभी मीनू भी कह रही है, उनका मित्र भी कह रहा है, तो फिर मुझे मेरठ जाना चाहिए और मेरठ जाके अमित के पिताजी से बात करनी चाहिए। अपने दिल में आशा संजोए आशा का रिश्ता लेकर पिताजी अमित के घर जा पहुँचे। उन्हें बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि आशा से शादी की बात स्वयं उन्होंने ही तो पत्र में लिखी थी। अब मीनू के पिताजी दयाराम जी मेरठ चले गए हैं। वो आज बहुत खुश है। आशा संजोए यानी उन्हें लगता है कि हाँ बस अभी मीनू को तो ना कहा है, आशा के लिए तो हाँ कहा है, तो बस शादी तो हो जाएगी। इसलिए वो खुश होकर बहुत अमित के घर जाते हैं। और उन्हें बड़ी उम्मीद थी कि, और उम्मीद क्यों ना हो, क्योंकि पत्र में तो खुद अमित के पिताजी ने ही लिखा था कि हमें आपकी बड़ी बेटी नहीं बल्कि छोटी बेटी के लिए शादी का प्रस्ताव लिखा है। इसलिए वो बहुत खुश भी थे। घर में उस समय कोई नहीं था। घर में यानी अमित के घर में उस समय कोई नहीं था। नौकर ने दरवाज़ा खोला और दयाराम जी को अंदर बैठा लिया। उनके घर नौकर था, उन्होंने दरवाज़ा खोला और उसने कहा कि अंदर आइए और बैठ जाइए। अभी उन्हें बैठे कुछ समय ही हुआ था कि इतने में कोई सज्जन अपनी चमचमाती कार से नीचे उतरे और अंदर प्रवेश किया। वह बस जाकर अमित के घर में बैठे ही थे कि तभी दरवाजे पर एक चमचमाती कार उन्हें दिखाई दी और उस कार से नीचे उतरे हुए एक सज्जन को उन्होंने देखा। यह ज्ञात होने पर कि मायाराम जी की कई बाहर गए हैं, वे भी वहीं बैठ गए। बस नौकर ने जो चमचमाती कार से सज्जन आए थे उन्हें भी यही कहा कि मायाराम जी बाहर गए हैं, आप कृपया थोड़ी देर बैठ जाइए। बातों बातों में पता चला कि वे शहर के बहुत बड़े व्यक्ति धनीमल जी है। फिर तो देखो अभी मीनू के पिताजी भी बैठे हैं, वह इंतज़ार कर रहे हैं कि अमित और अमित के घर वाले कब आएंगे, और उसी तरह धनीमल जी भी वहाँ आ गए। वह भी इंतज़ार कर रहे हैं कि मायाराम जी कब आएंगे। बस दोनों बैठे थे तो सोचा उन्होंने चलो बातें कर ले। दोनों यानी कौन? दयाराम जी और धनीमल जी। फिर बात करते करते दयाराम जी को पता चला कि धनीमल जी इस शहर के बहुत बड़े व्यक्ति हैं। धनीमल जी ने बताया कि उनकी बेटी सरिता का रिश्ता अमित के साथ पक्का हो गया है। 5 लाख रुपए लगा रहे हैं वे शादी में। यह ज्ञात होने पर दयाराम जी के पाँव तले धरती खिसक गई। अब उन्होंने 1 मिनट भी वहाँ ठहरना उचित नहीं समझा और वहाँ से उठ खड़े हुए। देखो अब तो मायाराम जी तो घर में थे नहीं और उनका परिवार भी नहीं था, इसलिए नौकर ने उन्हें घर में बिठाया था। उसी तरह धनीमल जी को भी बिठाया था।
बातों बातों में धनीमल जी ने बता दिया दयाराम जी को कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मेरी बेटी सरिता का रिश्ता अमित के साथ तो पक्का हो गया है और मैं दहेज में तो 5 लाख रुपए भी दे रहा हूँ। और यह सब बातें सुनते ही दयाराम जी के पाँव तले धरती खिसक गई, यानी वह हक्का बक्का हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें बहुत तकलीफ हुई, उन्हें लगा कि जैसे धरती फट गई हो और उन्हें लगा कि अब यहाँ 1 मिनट भी ठहरना अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए वह उठ खड़े हुए और घर निकलने के लिए चले गए मीरापुर के लिए। और सारे रास्ते में दयाराम जी की यही सोच रही थी कि उन्होंने आशा के रिश्ते के लिए क्यों लिखा, जबकि उन्होंने एक धनी घर की बेटी से रिश्ता कर दिया था। दयाराम जी सोच रहे थे, देखो कैसे लोग हैं, क्यों उन्होंने ऐसा किया। खुद ही पत्र भेजते हैं, खुद ही कहते हैं कि हमें आशा का रिश्ता चाहिए, और जब मैं जाता हूँ तो वहाँ क्या दिखता हूँ कि वह दूसरे घर की एक धनी बेटी से अपने बेटे का रिश्ता करते हैं। कैसे जालिम लोग हैं ये, कैसे जालिम है ये दुनिया। सब कुछ पैसा ही है इस दुनिया में। इंसान में इंसानियत, शर्म, लज्जा कुछ भी तो नहीं रहा है। पिताजी के मन में भी अंतर्द्वंद चल रहा था। घर पर सभी उम्मीद लगाए बैठे थे कि आशा का रिश्ता पक्का हो जाएगा। अभी तो दयाराम जी तो 1 मिनट भी वहाँ रुके नहीं, वो बस जो बस मिले वह पकड़ ली मीरापुर के लिए और चले आए। और रास्ते पर वो यही सोचते थे कि कैसे लोग हैं ये, पैसों के लिए कैसा कैसा व्यवहार करते हैं। इनके लिए क्या सब पैसा ही है? इंसान के लिए इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। शर्म नहीं आती इन लोगों को, लज्जा नहीं आती। ऐसा वह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि खुद ही पहले तो मीनू के लिए ना कहते हैं, फिर आशा के लिए हाँ कहते हैं, और जब आशा के लिए हाँ कहते हैं वही वह दूसरी जगह पे चंद कुछ पैसों के लिए दूसरी जगह पे रिश्ता तय करते हैं। इसलिए सब उन्हें गुस्सा आता है, मन ही मन उन्हें बहुत अपराध जैसा लगता है। बोलते कैसी जालिम दुनिया है, बिल्कुल सामने वाले के मन की कद्र नहीं होती आज के ज़माने में किसी को। और रही बात घर की, तो घर में तो सब उम्मीदें ले बैठे थे, चलो मीनू की नहीं आशा की सही शादी तो होने जा रही है। घर पहुंचने पर दयाराम जी का उदास चेहरा देखकर सभी समझ गए कि आशा के रिश्ते के लिए भी उन्होंने मना कर दिया है। वास्तविकता जानने पर सबका हृदय मायाराम जी के परिवार के प्रति घृणा से भर गया। जब सभी घर पे इंतज़ार कर रहे थे कि कब मीनू के पिताजी आएंगे, क्या खबर लाएंगे, सभी यही सोच में डूबे हुए थे कि चलो ये रिश्ता तो तय हो जाएगा। किंतु जब दयाराम जी घर पे उदास चेहरा लेकर आते हैं तो घर वाले सब समझ जाते कि आशा का रिश्ता भी टूट गया है। उन्होंने यानी मेरठ वालों ने ना कर दी है। वास्तविकता यानी जब सच्चाई जानने पर घर के सभी सदस्यों को अमित और अमित के परिवार प्रति बहुत गुस्सा आता है, नफरत सी पैदा हो जाती है, और वह सभी उनके लिए कहते कि कोई भी ऐसे इंसान ना हो जो दूसरे के बेटी का मन दुखाए। देखो बच्चों, आज का अध्याय में यही समाप्त करती हूँ। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस अध्याय से जुड़े जो भी सवाल आपके मन में हो वह आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं अगले वीडियो में उस सवालों के जवाब देने का प्रयास ज़रूर करूँगी। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। घर में रहे, सुरक्षित रहे।